अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर नादिया में समय खुशामदीद। नाज़रीन, जो पाकिस्तान में इस मुल्क में सियासी सूरत हाल है वो तो आपने सॉर्ट सुन ही ली है। जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के सरबराहान इस वक्त बात कर रहे हैं। सियासी टेंशन ज़रूर है, हालात सियासी तौर पर काफ़ी इंस्टेबिलिटी की तरह भी हम ये कह सकते हैं, लेकिन उससे भी हटकर जो इस वक्त दहशत गर्दी के जो वाक़यात दोबारा से सर उठा रहे हैं पाकिस्तान में, और एक वो वक्त था जब हमने बहुत बड़े पैमाने पे दहशतगर्दी देखी। कोई ऐसा एक दिन खाली नहीं गुजरता था जहाँ ये इस किस्म के वाक़यात ना हो, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वाक़यात दोबारा से हो रहे हैं। और आज हमने देखा कि पेशावर के किस्सा ख्वानी बाज़ार में एक मस्जिद के अंदर ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट क्या, ख़ुदकुश हमलावर था, वो वहाँ पर आया, उसने पहले फायरिंग की, अंदर जाके उसने अपने आप को जो ख़ुदकुश जैकेट वो पहना हुआ था। ये वो सूरत हाल रही जिसमें 56 से ज़ायद नमाजी उसमें शहीद हुए। 196 के करीब तादाद अब तक उनके ज़ख्मी होने की आ रही है। ये हालात किस जानिब का इशारा दे रहे हैं? और शेख रशीद साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं वो कहते हैं कोई थ्रेट अलर्ट भी जारी नहीं हुआ था। ज़रा पेशावर के वाक़े पे बात करते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो हमारे सीनियर्स थे उनसे आपका तारुफ़ कराऊँगी। सेनेटर मौला बख्श चांदी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, फॉर्मर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम मौला बख्श चांदी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पीटीआई के सीनियर रहनुमा, फॉर्मर फेडरल केयरटेकर मिनिस्टर फॉर लॉ। अस्सलाम वालेकुम अली ज़फ़र साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज़ वेल। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब कुछ ही लम्हों में हमारे साथ होंगे, प्रेसिडेंट PMLN फेडरल कैपिटल, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर। मौला बख्श चांदी साहब, आपसे इस बात का आगाज़ करते हुए जो पेशावर में वाक़या हुआ, आपके दौरे हुकूमत में ही हमने देखा था, यहाँ पे पीपल्स पार्टी की 2008-2013 की बात कर रही हूँ, जब शदीद जिसको कहना चाहिए कि ये अपनी पीक पे थी दहशतगर्दी, और फिर आहिस्ता 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 इस पर कंट्रोल हुआ, स्वात ऑपरेशन हुआ। दोबारा से ऐसे वाक़यात किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, इस मुल्क के लोगों के, इस मुल्क की सालमियत के, लोगों की खुशहाली के दुश्मन तो हर साल हर वक्त मौजूद रहे हैं। लेकिन ये हुकूमत के फहम व फरासत पर है कि वो कैसे उनके से निपट लेते हैं। ये दहशतगर्दी की जिस तारीख को आप दोहरा रही हैं, उसमें पाकिस्तान के लोगों ने बड़ी जानें दी हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान के इदारों ने, अफवाज पाकिस्तान ने, पुलिस ने, पर सबसे ज्यादा पब्लिक ने, सियासी लोगों ने, आम लोगों ने, नामर लोग भी गए, आम पब्लिक भी गई है। लेकिन हुआ क्या? कोई तरीका नहीं हुआ इसका, सवाए इसके कि हुकूमत फहम व फरासत से काम लिया। हुकूमत ने फौरन, आपको याद है नवाज शरीफ का जमाना था जब ये पेशावर वाला वाक़या हुआ जी, APS हुकूमत आ गई तो सारी पार्टियां अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उस कानून साजी पर पीपल्स पार्टी के कई लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात से क़यादत को थे, वो हमारे रूह के सियासी रूह के मुनाफी थे। लेकिन लोगों की सलामती के लिए, शहरियों की सलामती के लिए, सुकून के लिए, मुल्क की सलामती के लिए हमने वो बातें सब मानी, और सारी जमायतें हुकूमिया साहब की हुकूमत पे के कहने पर एक टेबल पे आ गई। अब ये तो बदकिस्मती है, इस खतरनाक मरहले पे भी अगर वजीर आज़म साहब नहीं बात कर सकते अपोजिशन की जमायतों से, तो कब करेंगे बात? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आएगा जब आप पाकिस्तान के लोगों के लिए बात करेंगे। बिल्कुल सही। अगर वो बुलाते तो पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियां और सियासी रहनुमा मुहबे वतन है, इंसान दोस्त है, वो उनके कहने पे आ जाते। सियासत को बाला ताक रखकर एक ऐसा वसी इत्तेहाद बन सकता है, और कोई तरीका नहीं। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी, सारे फोर्सेस मैदान में थे, लेकिन जब कौम एक जगह हो गई, आप देखिए बिल्कुल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, तमाम स्टेक होल्डर्स का एक जगह और एक कंसेंसस डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही आपने एग्जाम्पल दी है। बैरिस्टर साहब, ये क्यों लैक करती है ये गवर्नमेंट? मतलब अब जाके जब आपको सियासी खतरात मंडला रहे हैं तो मुलाकातें कर रहे हैं, सियासी मुलाकातें भी कर रहे हैं, जिनसे कभी नहीं मिले थे उनसे भी मिल रहे हैं, जिनके कभी नहीं गए थे उनके भी जा रहे हैं, जाने के ऐलानात कर रहे हैं। लेकिन जब मुल्क ऐसे दोराहे पर हो, कोई ऐसे क्लैमिटी हो, कोई ऐसे क्राइसिस आ रहे हों जैसे ये आज का वाक़या है, मतलब 56 नमाजियों की शहादत कोई ये छोटी बात नहीं है। और पिछले दिनों भी जिस तरह से हमने दहशतगर्दी के वाक़या, क्यों नहीं आप स्टेक होल्डर्स को साथ लेके बैठते, उनसे सलाह मशवरा करते, उन्होंने किस तरह से दहशतगर्दी से निपटा था उस पर गुफ्तगू शनीद करते? ये इस काबिल ही नहीं समझते। जी देखें, सबसे पहले तो ये मेरा ख्याल है PTI सेनेटर होने के अलावा पाकिस्तानी होने की हैसियत, जितने भी आपके मेहमान आज आपके प्रोग्राम पे भी हैं, हम सब मिलके साथ खड़े होके इस वाक़े को कंडेम करते हैं। अफसोसनाक वाक़या
और दुआ मांगते हैं जो शहीद हुए उनके लिए भी, उनके लवाहिकीन के लिए भी। ये दहशतगर्दी की जब बात होती है तो मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा शख्स नहीं है पाकिस्तान में, कम से कम सेनेट और पार्लियामेंट में तो कोई भी नहीं है जो कि अपनी पार्टी के लेवल पे सोचेगा। वो फिर पाकिस्तानी की हैसियत से सोच के टेररिज्म, जो टेररिस्ट हैं वो हम सबके दुश्मन होते हैं, उनके अगेंस्ट खड़े होते हैं साथ मिलके। इसमें कोई शक नहीं है कि हम इस मामले में इकट्ठे हैं। इसमें कोई ना पॉलिटिक्स है ना सियासत, ना एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम है। हम सब उम्मीद रखते हैं और हम सब दुआ मांगते हैं कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत चुके हैं और जीतते रहेंगे। नेशनल एक्शन प्लान जो है वो इन प्लेस है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हर वक्त होती है। टेररिस्ट बस चलता है, वो कोशिश करते रहेंगे अपनी। हमारा काम है कि उनको बिल्कुल खत्म कर दें, पर इसमें हम तकरीबन कामयाब हो चुके हैं। नहीं बैरिस्टर साहब, माजरत के साथ जब मैं ये बात करती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस जरूरी है, बैरिस्टर साहब माजरत के साथ, तो यहाँ पर हमने पीटीआई गवर्नमेंट को देखा कि जिस दहशतगर्दों को खत्म करने की आप बात कर रहे हैं, जिनका कलाकमा करने की हमने इस मुल्क को, इस अवाम को नवीद सुनाई थी, उनसे हम दोबारा गुफ्तगू कर रहे थे, उनके साथ हम दोबारा मुज़ाकरात कर रहे थे। और यही वो पीपल्स पार्टी है जिसने उनका अगर खात्मा किया था और सर कुचला था। वो कल भी मुज़ाकरात के खिलाफ थी और वो आज भी मुज़ाकरात के खिलाफ थी, लेकिन आपकी पार्टी कोई कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकी इस हवाले से। देखें, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन मेरा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे ख्याल के मुताबिक हम जो किसी किस्म का आकात जो है टेररिज्म के बारे में, टेररिस्ट के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ना करने चाहिए, और अगर कोई करेगा तो वो गलती करेगा। लेकिन जहां तक तंजीमों की बात होती है, उसमें जरूरी नहीं कि सारे टेररिस्ट हों। जो लोग हैं जो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, सर कलदम तंजीम है, टेररिज्म को कंडेम करते हैं, कलदम तंजीम है सर, कलदम तंजीम है जिससे आप बातचीत का इंदी आप लोगों ने दिया था और बाकायदा मुज़ाकरात के दौर हुए थे, वो कलदम तंजीम है जी। नहीं, मेरी आप बात लोगों को सिंगल आउट कैसे कर सकते हैं? कंप्लीट जी, मुझे सॉरी सर प्लीज कंप्लीट कीजिए। जी सर, श्योर। जी देखें, एक तंजीम है, आप उसको बिल्कुल कंडेम कर सकते हैं एज ए तंजीम, और करना भी चाहिए अगर वो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। लेकिन अगर उस तंजीम के अंदर रहते हुए कुछ लोग टेररिस्ट नहीं हैं, वो तंजीम को ख़त्म करना चाहते हैं और एक मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं, और उनकी एक्टिविटीज़ पे आपको शक नहीं है, तो उनके साथ बातचीत करने के लिए, ताकि वो भी अपने ही जो अंदर टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ हो जाएं, उनके साथ अगर बातचीत कोई हुकूमत या स्टेट करती है तो उसमें कोई किसी किस्म की आपको स्टेट के खिलाफ कोई खदशात नहीं होने चाहिए। आप एग्जाम्पल लीजिए इंग्लैंड का। आप इंग्लैंड को कहते हैं कि वो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और बड़े वाइज लोग हैं। जब उनकी आयरिश रिपब्लिकन पार्टी के साथ उनकी एक वो टेररिज्म कर रहे थे इंग्लैंड में, और उनकी बड़ी इनफैक्ट बॉम्ब्स ब्लास्ट होते थे, और इसी तरह होता था जैसा पाकिस्तान में किसी जमाने में है 1980s में। लेकिन उनमें से जब लोग निकले और उन्होंने कहा कि नहीं, हम टेररिज्म को रद्द करते हैं और हम टेररिज्म के खिलाफ आप लोगों की मदद करते हैं, लेकिन हमें आप मेन स्ट्रीम में लेके आए, तो उनके साथ मुज़ाकरात किए गए और उनको फिर मेन स्ट्रीम में लाया गया और टेररिज्म वहां खत्म हुआ। तो ये एक मतलब हम ये एक स्ट्रेटजी होती है, लेकिन उसको ये कह देना कि टेररिज्म के साथ, टेररिस्ट के साथ आप कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं या उनको कोई एमनेस्टी बिल्कुल नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। मौला बख्शांडी साहब, इस पे आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे कि कुछ इंडिविजुअल्स है, अगर वो इंडिविजुअल हथियार डाल रहे हैं? जी नहीं, मैं ये कहता हूँ कि बातचीत हो सकती है। अगर हमारे ताकत से जो मसाइल हल नहीं होते, वो मसाइल बातचीत से हो सकते हैं। अब जिन मुल्कों की मिसाल दे रहे हैं बैरिस्टर साहब, मैं उनके साथ नहीं कर सकता कि उनके उसूल और उनके तरीक़ेकार, उनका सियासी इखलाक क्या है, हमारे मुल्क का सियासी इखलाक क्या है, फर्क बहुत बड़ा है। लेकिन अभी ये पीटीआई हुकूमत का मिसाल बन गया है, जो भी बात करें उस पर सारी दुनिया की मिसालें देते हैं। बैरिस्टर साहब भी दे रहे हैं, भले दें, लेकिन मैं कहता हूँ बात करना जुर्म नहीं है। लेकिन जिन पे आपने मोहर लगा दी है दहशतगर्दी की, उनके साथ ऐसे बात करना जैसे किसी आजाद मुल्कों से मामला तय करने हो, ये कौन बर्दाश्त करेगा? ये तो हिम्मत अफजाई होगी इन हालात की। ये तो आप दहशतगर्दी की हिम्मत अफजाई करेंगे। ठीक है, आप तमीज करके फैसला कर सकते हैं,
लेकिन जो पिछले दिनों जिनका आप मोहतरमा मेरी जब आप जिक्र कर रही हैं कि जिस अंदाज से उनसे बातचीत करने गए थे, मुआहदा करने चले थे, वो तो मुल्कों के दरमियान मुआहदे होते हैं, ऐसे तो नहीं होता। और फिर वहां से रद्द कर दिया गया था। चले मैं जी जी के दरवाजे बंद ना करें, ठीक है, लेकिन अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो आपका अपना मौक़िफ़ तो सख्त होना चाहिए ना। ठीक आप अगर अच्छे बुरे दहशतगर्दों के चक्कर में पड़ गए तो मामला कैसे हल होगा बैरिस्टर साहब? मामला इसी ने तो ख़राब किया जो अब आज तक हम उस चीज़ को भुगत रहे हैं, ये गुड और बैड और अच्छे और बुरे। मुख्तसर से ब्रेक लेने दीजिएगा, ब्रेक से वापस आऊँगी। ज़रा तहरीक-ए-अदम एतमाद पे बात करेंगे। बड़े सवालात जहन में हैं कि तहरीक-ए-अदम है क्या, पाकिस्तान का आइन उस सिलसिले में क्या कहता है, और उससे बढ़कर ये कि तहरीक-ए-अदम अगर आ जाती है तो उसके बाद कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। ब्रेक से वापस आती हूँ, आपके सामने भी रखूँगी कुछ डिटेल्स। नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एज वेल। मैं मुख्तसर अपने नाज़रीन को बताती चलूँ कि तहरीक-ए-अदम एतमाद का पेश होना आईन पाकिस्तान की रोशनी में आइन के आर्टिकल 95(1) के तहत वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए कौमी असम्बली की कुल रुकनियत कम अज़ कम 20% के बराबर अरकान तहरीरी दरख्वास्त असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा सकते हैं। आर्टिकल 95(2) की शिक 1 में जिसमें करारदाद का जिक्र है, उस पर कौमी असम्बली में पेश किए जाने के बाद 3 दिन से पहले या 7 दिन बाद वोटिंग नहीं हो सकेगी। आर्टिकल 95(2) की शिक 4 के मुताबिक मज़कूरा करारदाद की कौमी असम्बली की कुल रुकनियत की अक्सरियत मंजूर हो जाने पर वज़ीर आज़म अपने ओहदे पर फायज नहीं रहेंगे। कौमी असम्बली के तरीक़ेकार के क़वानीन की शिक 37 वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक-ए-अदम एतमाद के तरीक़ेकार की मज़ीद वज़ाहत करते हुए कहा गया है कि नोटिस की वसूली के बाद सेक्रेटरी असम्बली जल्द से जल्द अरकान इरसाल करेंगे ताकि अगले वर्किंग डे इसे ऑर्डर ऑफ द डे मुताल्लिक़ा अरकान के नाम दर्ज कर लिया जाएगा। डॉक्टर साहब, कितनी तैयारी है तहरीक-ए-अदम एतमाद की? अब तो हुकूमत भी कहने पर मजबूर हो गई है कि शेर आया, अब वो शेर आ ही जाए। सर, वो कब आ रहा है शेर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नादिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, तहरीक-ए-अदम एतमाद है ये सबसे पहली बात तो ये है कि अपोजिशन का एक आईनी और जमहूरी हक है, जो आप ये कहें कि अवामी मुतालबे के नतीजे में ये फैसला किया गया है कि तहरीक-ए-अदम एतमाद पेश की जाएगी। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ कोई प्लेइंग विद द मीडिया गैलरीज तो है नहीं कि आप पेश करेंगे और वोटिंग होगी और आपको शिकस्त हो जाए, आपको पता है हम नंबर गेम पूरी नहीं कर सकते तो आप इसको सिर्फ शर्मिंदा होने के लिए पेश करें। ऐसी बात भी नहीं है। ये इसमें जो तासीर है उसको बुनियादी तौर पर 2 वजूहात हैं। तासीर का मतलब जो गवर्नमेंट कह रही है कि लेट हो गए हैं, या हमारे मीडिया कुछ चैनल्स कह रहे हैं कि पहले कहा गया था और उसमें तासीर क्यों हुई है। 2 चीजें बुनियादी तौर पर हैं। एक चीज ये कि जो आपकी नंबर गेम है वो आपकी पूरी होगी तभी तरीके में एतमाद पेश अभी नहीं है, वो बिल्कुल हो गई है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि वो मरला तय हो चुका है। नंबर गेम जो है वो बड़ी कंफर्टेबल तरीके से पूरी हो चुकी है। दूसरा मरला ये था कि तहरीक-ए-अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में आगे की जो हिकमत अमली है वो क्या है। जाहिर है जो असम्बली की टर्म है वो खत्म होने में तकरीबन 1.5 साल के करीब तो अरसा तो मौजूद है, बल्कि 1.5 साल से ज्यादा अरसा मौजूद है। तो उसमें क्या करना चाहिए कि अगर मौजूदा हुकूमत नहीं रहती और अवाम की जान जो है वो इस हिसाब से छूट जाती है तो उस सूरत में आगे क्या स्ट्रेटजी बनानी है। उसमें ज़ाहिर है अपोजिशन में मुख्तलिफ सियासी जमातें शामिल हैं। जो लोग आपका साथ देंगे उनकी भी राय लेना जरूरी थी। तो उसमें भी एक कंसेंसस करना मुश्किल था। वो भी तकरीबन कंसेंसस हो चुका है। तकरीबन हुआ है तकरीबन जी बस वही का दुका नुकते हैं जिनमें बातचीत हो रही है। आप देखें कि रोजाना की बुनियादों के ऊपर सर, तो मुझे वो जो छोटे छोटे नुकते हैं, मुझे 2-3 चीजें आपसे सरस सी क्लैरिटी दीजिएगा। तहरीक-ए-अदम एतमाद क्या उस्मान बुज़दार के खिलाफ आएगी, स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ आएगी या डायरेक्ट वजीर आज़म के खिलाफ आएगी? देखिए, मैं शतरंज का कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि शतरंज के खेल में अगर आप प्यादे इधर उधर के मारते रहे तो उसका फायदा नहीं होता। गेम तभी ओवर होती है जब आप बादशाह को मार देते हैं। तो इधर एक तहरीक-ए-अदम एतमाद पंजाब में, एक उधर एक इधर, इसका कोई फायदा नहीं है। तहरीक-ए-अदम एतमाद कौमी असम्बली में ही आएगी, वज़ीर आज़म के खिलाफ आएगी। हाँ, जहाँ तक स्पीकर की बात है,
क्योंकि ऑनरेबल स्पीकर जो है वो गिनती के मामले में डंडी मारने में बहुत महारत हासिल कर चुके हैं, इसलिए स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो भी हिस्सा बन सकती है। जो वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ रही है वो उनके साथ नफी हो सकती है। और उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको बता दी है कि वो गिनती आपने देखा होगा कि माजी करीब में जो गिनतियां हुई हैं MNAs की मुख्तलिफ वोटिंग के दौरान, उसमें उन्होंने कमाल मारे से डंडियां मारी हैं। अच्छा ठीक है, बैरिस्टर साहब मैं आपके पास आती हूँ, आपका हुकूमती डेफिनेटली मौक़िफ़ होगा। ज़रा मौला बख्श चांडिया साहब से सिर्फ इतना पूछना है कि मौला बख्श चांडिया साहब जो बातें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने की हैं बहैसियत PMLN रिप्रेजेंटेटिव, आप उनको इंडोर्स करते हैं कि पंजाब में भी ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली वज़ीर-ए-आज़म पे आए के खिलाफ आएगी, ज़रूरत पड़ी तो स्पीकर के खिलाफ लाई जा सकती है? डॉक्टर साहब बड़े संजीदा सियासी रहनुमा हैं, पार्लियामेंट्रियन हैं, उनकी बात को मैं रद्द नहीं कर सकता, हालात अपनी जगह पर हैं। हमारी पार्टी ने कहा तो बहुत क्या कि हम अलग हैं, लेकिन हम इस मामले के साथ हैं। अलग होते हुए भी हम इस मौके पे हैं जब इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। इस हुकूमत ने अवाम को जितने अजाब देने थे वो दे चुकी है। अब रहा सवाल पार्लियामेंट का, मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ ये है कि सारी अपोजिशन ये कह रही है कि अदम एतमाद की जो लेट हुई है वो कोई और वजह नहीं है, वो शहबाज शरीफ साहब की 2-3 दिन तबियत ठीक नहीं थी। अगर उनकी तबियत ठीक होगी तो सारा मामला ठीक हो जाएगा, बाकी कोई मुझे और नजर नहीं आता। हर तरफ से नून लीग की तरफ से भी मौलाना साहब की तरफ से भी हम सुन रहे हैं कि नंबर पूरे हैं, तो अगर पूरे हैं तो हम तैयार हैं, हम आ रहे हैं, हम तो निकल चुके। अच्छा आप तो निकल चुके हैं, लेकिन सर क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में, सर पीपल्स पार्टी आ जाएंगे, सर पीपल्स नहीं लगता कि कहीं पेश कर सकेंगे। ओके मौलाना बख्श चांडिया साहब, क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में भी तहरीक अदम एतमाद का जो मुतालबा था उससे दस्तबरदार हो गई है? हम किसी मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हुए हैं, पता नहीं आपने कहाँ से ये तासुर ले लिया कि हम दस्तबरदार हुए, ये नहीं है। लेकिन हम एक पार्टी है, सियासी कुव्वतें हैं, मुख्तलिफ पार्टियां हैं, उनके हाथ उनका मुत्तफिक का कोई फैसला होगा तब। अकेले तौर पे हम करके कोई बनना नहीं चाहते कोई साझेदार, उन सबके साथ है लाख इख्तिलाफात, लेकिन जब इस इशू पे आते हैं तो हम उनके साथ हैं। ठीक है। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, ज्वाइंट सेशन में तो मैंने खुद देखा, मैं उसमें बैठा था, जिस किस्म से गिनती हुई इतने लोग भी नहीं थे जितने वोट निकल गए। ये स्पीकर साहब बादशाह आदमी है तो सब को जानते हैं। अब स्पीकर साहब वो स्पीकर साहब की नहीं है, जहाँ जहाँ ये वोटिंग करते हैं वहाँ कैसे डंडी मारते हैं सबको पता है। अच्छा तो पहले चले, ये तो क़यादत का काम है, पार्टी की क़यादतों का, कि पहले स्पीकर को भेजे करके या हुकूमत को इन्ना करते बात की बात भी तय कर लेंगे। बैरिस्टर साहब कोई बात नहीं, किसी और वजह ऑपोजिशन पूरी तैयार है, ऑपोजिशन इससे कॉन्फिडेंट भी है, वो कहती है नंबर गेम भी पूरे हैं और इत्तलात भी यही है कि इनके पास नंबर गेम है, मतलब नंबर्स इनके पास तकरीबन 180 के करीब अरकान हैं जो उसकी हिमायत में वोट देने जा रहे हैं। अभी भी नहीं घबरा रहे या बज़ाहिर नहीं घबराने की कर रहे होंगे, लेकिन वज़ीर आज़म की जो मुलाकातें हैं, जो आनिया जानी है, वो तो लग रहा है कि अब घबरा रहे हैं। देखिए बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि फाइनली अल्टीमेटली 3 साल से ये कह रहे हैं कि हम लेके आ रहे हैं कोई अदम एतमाद की मिल के लेके आ रहे हैं और हम हटा देंगे हुकूमत को। तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो टेंशन है, ये जो बार बार मीडिया पे भी आ जाता है, फिर 3 महीने बाद वो खत्म हो जाता है, फिर वो आता है, अच्छी बात है कि हम लेके आ रहे हैं, एक अनाउंस कर दिया है, अभी तक डेट नहीं अनाउंस की, लेकिन वो भी होपफुली कर देंगे ताकि एक बार दूध का दूध पानी का पानी साबित हो जाए। क्योंकि आपने देखा कि जब भी इन्होंने कोशिश की जॉइंट ऑपोजिशन ने, पहले उन्होंने कहा कि हम स्पीकर के खिलाफ ले आएंगे, कभी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ ले आएंगे, कभी स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के खिलाफ ले आएंगे, कभी चीफ मिनिस्टर के ले आएंगे, तो कभी वो आई ही नहीं बात। फिर उन्होंने कहा कि हम कोई कवानीन जो है इलेक्शन लॉज नहीं पास होने देंगे, उसमें भी नंबर गेम की बात हुई। देखा बड़ी बात हुई कि हमारे पास नंबर्स हैं, लेकिन वो देखा जब वोटिंग की बारी आई कि उनके पास नंबर्स नहीं थे। सेनेट में जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कानून की बात हो रही थी, सेनेट में तो मेजॉरिटी थी, वहां कहा गया कि वहां नहीं पास होने देंगे, वो भी हमने देखा कि पास हो गए। तो ये अच्छी बात है कि एक बार वो ले आए ताकि पता चल जाएगा
हम तो कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे साथ इत्तेहादी भी हैं, हमारे अपने लोग भी हैं, नंबर्स भी हमारे पास, वोट्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं। लेकिन एक अच्छा है कि एक बार ये जब ये अदम एतमाद की जो मूवमेंट है ये खत्म होगी तो अपोजिशन खुद ही फिर आपस में डिवाइड हो जाएगी दोबारा, और हमारा जो फ्यूचर इलेक्शन ये तो फिर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हमें वक्त पे छोड़ देना पड़ेगा, वक्त पे छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन जाहिर है वज़ीर आज़म जिस तरह से अभी मुलाकातें कर रहे हैं, उन्होंने अपने 3-3.5 साल में नहीं की मुलाकातें, वो तो असेंबली नहीं आते थे, अब वो चौधरी बरादरान के घर जा रहे हैं, अब इन्होंने MQM के मरकज़ जाने का इंदिया दे दिया, आज वो उनके ज़ियाउल साहब के साहबजादे से उनकी इजाज़ुल साहब से उनकी आज मुलाकात हुई, शेख रशीद साहब से मुलाकात हुई, उस पर भी सियासी गुफ्तगू। बहरहाल कुछ ना कुछ जो वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि देग तैयार है तो देग तो पक रहा है। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, तरह पोस्ट सिनेरियो पे भी बात करते हैं। तहरीक एतमाद आ जाती है और वो पास भी हो जाती है, यानी कामयाब भी हो जाती है, तो क्या सिनेरियो होगा? मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। उससे पहले कि मैं अपने पैनलिस्ट के पास दोबारा जाऊं, अगर तहरीक कामयाब हो जाती है तो क्या होगा, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? अगर इस पर इख्तिलाफ वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो उन्हें अपना ओहदा छोड़ना होगा। आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान कौमी असम्बली में दूसरी बड़ी जमात को हुकूमत की दावत देंगे। इस जमात को 172 वोटों की अक्सरियत हासिल करना होगी ताकि वो हुकूमत बना सके। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो सदर तीसरी जमात को दावत देंगे। आइन के मुताबिक सदर इस दौरान हटाए गए वज़ीर आज़म को उस वक्त तक काम करने का जारी रखने का कह सकते हैं जब तक नया वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो जाता। ताहम इस दौरान वज़ीर आज़म असेंबली तहलील करने का इख्तियार नहीं रख सकेंगे। जब अक्सरियत हासिल करने के बाद दूसरा वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएगा तो उसके पास इख्तियार होगा कि वो असेंबली तहलील कर दे, जिसके बाद नए इंतखाबात निगरां हुकूमत के तहत होंगे। और आइन के मुताबिक अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाए और कोई भी दूसरी जमात या उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने में नाकाम हो जाए तो सदर असेंबली तहलील कर सकते हैं। इसके बाद एक निगरां हुकूमत नए इंतखाबात कराएगी। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, क्या वाकई ऐसी इत्तलात भी हैं? ये भी हो सकता है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो आप तमाम पार्टीज में से कोई भी वज़ीर आज़म के लिए अपना नाम सामने ना लेकर आए और सदर को असेंबली तहलील करनी पड़े, या XYZ किसी का नाम दे और वो आके असेंबली तहलील कर दे ताकि नए इंतखाबात हो सके? देखिए, जैसे मैंने अर्ज की कि ये तमाम जो ऑप्शंस हैं ये अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके दरमियान ज़ेर बहस रही हैं, क्योंकि अपोजिशन में हर एक अपना नुक्ता नजर रहा है और जो अभी जो बकिया मुद्दत रह गई है असेंबली की, इसमें क्या तरीक़ाकार का इंतखाब किया जाए, इसमें बड़ी शारासिल गुफ्तगू हुई है, बड़े इसमें सेशंस हुए हैं अपोजिशन के जो हमारे लीडरान हैं उनके बीच में। ऑप्शन सारी खुली है। मैं अभी आपसे इस तफसील में नहीं जाऊंगा कि अभी हमारे दरमियान फैसला क्या हुआ है अपोजिशन का, क्योंकि ये सारी आप ये कहें कि वो लोग भी जो हुकूमती मेंबरान है और जिन्हें पता है कि अब अगर हम आंदा इलेक्शन में जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे हमें लोगों ने वोट नहीं देना, और कई लोग तो असेंबली के अंदर खड़े होकर भी आप देखें जो हुकूमती पॉलिसियों पे उनके अपने MLA अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हिकमत अमली जो है वो तरतीब दी गई है, लेकिन अभी वक्त से पहले उस पर बात करना मुनासिब भी नहीं है। और कौन सी जमातें हमारी साथ हैं ये भी सवाल बहुत पूछा जा रहा है। मजीद वो भी अभी वक्त से पहले मेरा ख्याल नहीं बताया जा सकता। जब भी इस तरह की कोई तहरीक पाकिस्तान में या किसी भी जमहूरी निज़ाम में पेश की जाती है तो उसकी कामयाबी की जो बुनियाद होती है वो ये होती है कि उसके अहम निकात को मखफी रखा जाता है। अगर आप अपने तमाम तो क्या कहते हैं, जैसे पहले मैंने आपको शतरंज की मिसाल दी, दूसरी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप अपने तमाम पत्ते पहले ही शो कर दें तो आप क्या गेम खेलेंगे? चले ठीक है, ना करें। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपने खुद अभी कहा कि 1.5 साल से थोड़ा ज्यादा अरसा ही रह गया इस हुकूमत को, तो आपकी प्रेफरेंस क्या होगी कि ये वजीर आजम इमरान खान हट जाएं, असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करें और उसके बाद मुकर्रर वक्त पे इंतखाबात हो, या आप कहते हैं कि नहीं जी असेंबली भी अपनी मुद्दत पूरी ना करें और इंतखाबात क़ब्ल वक्त हो? देखिए, बात यह है कि मैं खुद अभी वफाकी काबीना का हिस्सा रहा हूँ जो हमारे पिछले 5 साल हुकूमत रही है पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन की 2013 से लेकर 2018 तक। मैं भी जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से और एक आम आदमी भी जानता है कि साल या 1.5 साल के अंदर
कोई भी हुकूमत अपनी पॉलिसीज को उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती जिस तरह वो करना चाहती है। सही बात। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत चूं का मुरब्बा होती है जिसमें 12 जमातें 13 जमातें शामिल हों और काबीना में भी 13 मुख्तलिफ ख्याल जमातों का मजमुआ हो, वो भी यकसुई के साथ हुकूमत नहीं कर सकती, वज़ीर-ए-आज़म नहीं चला सकता। लिहाजा इसमें सबसे बेहतर यही है कि अवाम के पास दोबारा जाया जाए, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद अवाम से फ्रेश मैंडेट लिया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो तमाम जमातों के लिए, साफ और शफाफ इंतखाबात हो, जो जमात अक्सरियत लेके आए वो फिर अपनी जिम्मेदारी अदा करे और मुल्क को आगे बेहतरी की तरफ लेके जाए। इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम भी जानते हैं कि आगे यानी आप ये कह लें कि कौन सी जमात जो है बेहतर तौर पर मुल्क को लीड करेगी, तो ये फैसला जो है ये अवाम के पास ही जाएगा और वही फैसला करेंगे। अच्छा ठीक है मौला बख्श चांडिया साहब, आपकी तरफ से शुरू में ये कहा जाता रहा, जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि जी असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी करें, वज़ीर आज़म को हटा दिया जाए, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो ही आप लोग लॉन्ग मार्च के लिए निकले, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो तकारीर हुई उसमें आपने भी नए शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। तो आपका मौक़िफ़ भी अब यही है, कंसेंसस डेवलप हो गया है कि जी फौरी तौर पर शफाफ इंतखाबात हों? हमने तो, मैं आपको 1-2 मिनट के लिए बता दूं कि ये बदनसीब हुकूमत को जितनी सहूलत शहबाज शरीफ साहब ने और मेरे चेयरमैन बिलावल साहब ने दी, इससे तो कभी नहीं हो सकता। उन्होंने पहले इजलासों में कहना शुरू किया मेरे चेयरमैन ने कि कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, इसलिए कि मुल्क को बहरान से निकालना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा हम गैर मशरूत हिमायत करते हैं। हुकूमत बदनसीब है, वो हाथ मिलाने को तैयार नहीं अपोजिशन लीडर को, ऐसे जैसे बच्चों का खेल, 2 बेंचों को क्रॉस करके फिर जाकर अपनी सीट पे, ऐसे वजीर आज़म हुकूमत ऐसे चलाते हैं। ये नजर नुक्ते निगाह होता है जिस किरदार को, जिस शख्सियत को मुल्क और कौमों को चलाना होता है, वो जो तंग नजर नहीं होते, छोटी दिल के मालिक नहीं होते, हाथ मिलाना उनका मसला नहीं होता, उनको बड़ी नजर। तो हमारी आपस के मेरे कायदे तो उनको मौका दिया। अभी भी हम ये कह रहे कि इतने मसाइल के बाद भी हम गैर जमहूरी गैर आईनी किसी कदम की हिमायत नहीं करेंगे, इससे बड़ा और हम क्या कह सकते हैं। लेकिन आप जो कह रहे कि अभी आपका मौक़िफ़ नहीं बदला, हम समझते थे कि ये सिलेक्टेड है, ये जो फैसला दिया गया उसे इलेक्शन का वो काबिल कबूल नहीं है। ये ऐसा है जैसे सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो साहब के केस की मिसाल कोई नहीं देता, कोई इस इंतखाबात की भी ऐसी कह देते हैं, लेकिन हालात के मुताबिक क़यादतें फैसले करती है। मेरे कायद ने अभी कह दिया है, हम देर की बात नहीं करते, हम इसको सहूलत उसकी नहीं बात करें, हम कहते हैं लोगों के पास जाएं, अवाम का मैंडेट दोबारा लें, क्योंकि बेतमादी खुद इसका मतलब है कि ये अपनी अक्सियत खो चुके हैं। तो अवाम की हकीकी अक्सियत हासिल करने के लिए हमारे को दोबारा अगर जाना पड़ा अवाम के पास, तो मेरे ख्याल में अच्छी रिवायत है। और एक बात खत्म करने लगा वो ये कि अल्लाह करे पाकिस्तान इसी रास्ते पे चले कि बहरान अगर कोई आ भी जाए और सरबराह सलाहियत ना रखता हो, तो कम से कम इस बात से मुत्तफिक हो कि हम फिर भी आईनी जमहूरी तरीके से तब्दीली लाने की कोशिश करें, यही इस मुल्क की बेहतरी की है। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेने दीजिएगा। ब्रेक से वापस आती हूँ तो वैसे जानूंगी कि क्या वो वजूहात थी जो वजीर आज़म को सब ने अपने आप को सबसे अलग थलग रखा। क्या ही अच्छा होता कि कौम के मफाद में, मुल्क के मफाद में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलते हैं। जो मुसाक़े मईशत की बात हुई थी उस पर भी होते, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अगर कहा था हम आपके साथ हैं तो उसको भी फॉलो करते, तो मेरे ख्याल सूरत हाल बेहतर होती और चैलेंजेस कदरे कम होते। ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, बैरिस्टर साहब से जानती हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब एक बात बताएगा, जब ये आप ही नहीं पीटीआई के किसी और नुमाइंदे से जब ये बात करो तो वो पिछली एग्जाम्पल्स हमें बताते हैं कि जी जब सेनेट का इसमें ये रेजोल्यूशन हुआ, फिर ये तहरीक पास हो गई, स्टेट वाली भी हो गई, उससे पहले वाली भी हो गई, तहरीक है तो महतमाद भी पूरी नहीं हो पाई, लेकिन उन किसी भी हालात में हमने नहीं देखा था कि इमरान खान साहब चल कर जाएँ चौधरी बरादरान के घर, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुलाकात करें मोहन सलाई से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एजाजुल हक साहब से मुलाकात करें, वज़ीर आज़म 90 यानी 90 नहीं MQM के जो मरकज़ है बहादुराबाद पे उस पर जाने का अंदिया दें। तो ये जो अभी जो एक्टिविटीज़ हैं वज़ीर आज़म की, वो इस बात का अंदिया यकीनन दे रही हैं कि हालात पहले जैसे नहीं हैं, इस दफ़ा हालात मुख्तलिफ भी हैं, कुछ सीरियस भी हैं।
जी देखें, मेरी नज़र में ऑपोजिशन का पूरा जमहूरी हक है कि वो आर्टिकल 95 आइन के तहत और बाकी जो आइन की प्रोविजंस हैं उनके तहत जाके तो अदम एतमाद की मूवमेंट चलाएं। उनका पूरा हक है कि वो जलसे करें, जुलूस करें, मार्चेस करें, ये भी उनका जमहूरी हक है और आइन उसको गारंटी करता है एक बुनियादी हक के तौर पे। इसी तरह हुकूमती पार्टी का भी, वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, बेशक हुकूमत में हो, पीटीआई यानी के, उनका भी उसी तरह जमहूरी हक है कि अगर उनको किसी किस्म का उनके ऊपर अटैक हो या किसी किस्म की बात की जाए अदम एतमाद की, तो वो भी अपनी मूवमेंट चलाएं, वो भी मुलाकातें करें, वो भी मार्चेस करें, वो भी जलसे करें, अपने इत्तेहादियों से मिलें, उनकी अगर कोई रंजिश है उसको दूर करें, अपने एमएनए को मिलें। तो ये कहना कि ये कोई घबरा गए हैं, ये दुरुस्त नहीं। ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। जब भी कोई आपके ऊपर वार करने की कोशिश करेगा, आप उसकी कोशिश करेंगे कि आप उसको रिटेलिएट करें, आप चुप करके तो नहीं बैठ सकते। तो ये जमहूरी माहौल है, इसमें घबराहट की बात नहीं। जिस तरह मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस हमें कंप्लीट है, आप देख लेंगी, बल्कि बड़ा, जैसा मैं कह रहा हूँ, अच्छी लेके आ रहे हैं अदम एतमाद की मूवमेंट, ताकि मीडिया से मामला बाहर निकल जाए, वही बहस हम करते हैं तो पता चल जाएगा। हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, हमें कोई अभी ऐसा पीपल्स मसला पार्टी नहीं। का लॉन्ग मार्च भी इस्लामाबाद आ रहा है, 8 मार्च को वो भी पहुंचेगा। जी बिल्कुल आ जाए, अच्छी बात है, बिल्कुल तैयार हैं वो, बिल्कुल आए। वो आप देख लिए उनके जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कुछ जल्द से उनके अच्छे होते हैं, कुछ में लोग नहीं आते, लेकिन ये भी एक पॉलिटिकल एक मूवमेंट है और उसको मैं तो उसको वेलकम करता हूँ और मैं कहता हूँ आए, बिल्कुल इस्लामाबाद आए और जो डिमांड्स हैं वो करें, लेकिन जमहूरी तरीके से करें, उनको पूरी तरह फैसिलिटेट किया जाएगा। पिछले दिनों खबरें थी बैरिस्टर साहब कि जहांगीर तरीन साहब से रब्ता किया, उनकी हालात यहाँ पर है कि वजीर आजम ने उनकी भी खैरियत पूछी इतने अरसे में पहली दफा, उसके बाद कोई हुआ? इत्तेहादियों से आप कॉन्फिडेंट हैं कि इत्तेहादी आखिरी वक्त तक आपका साथ निभाएंगे? जी बिल्कुल, इत्तेहादी बिल्कुल साथ हैं हमारे। उनकी देखें, जब भी आपकी कोलिशन होती है पॉलिटिक्स में तो जरूर कुछ डिमांड्स ऐसी होती हैं, कुछ डिमांड्स जो हैं वो आपकी पार्टी एक्सेप्ट करती है, कुछ नहीं करती। कुछ पोजीशंस ऐसी होती हैं जो दोनों पार्टीज अपनी अपनी, पॉलिटिकल पार्टीज तो अलग हैं, बेशक कोलिशन में वो अपनी पोजीशन लेती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो मेन पर्पस है हुकूमत चलाना, उसमें कोई डिवीजन है या किसी किस्म का इख्तिलाफ है। वो तो बिल्कुल साथ है और अगर ये अदम एतमाद की मूवमेंट आएगी तो उसमें बिल्कुल हमारे साथ खड़े होंगे। लेकिन बहरहाल वो अपनी अपनी पार्टीज हैं, अपनी अपनी एजेंडाज होते हैं, उसके मुताबिक डिबेट होती रहती है। बिल्कुल ठीक है। आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था जाने से पहले। जी सर, जाने से पहले उस पे भी बात बेशक आप कर लीजिए। साहब, डॉक्टर तारिक साहब का भी, मौलाना बख्श चांडियो साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन ये कि हकीकतन ये है कि आपस में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी साथ भी रही हो, लेकिन सब अपने अपने पत्ते, अपने अपने कार्ड सीने से लगा कर बैठे हुए हैं। और ये सिर्फ अपोजिशन पार्टीज़ नहीं है, हुकूमत भी शायद नहीं है, असल गेम इत्तेहादियों का है। देखते वो क्या फैसला करते हैं वक्त आने पर। नादिर में से कोई इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को YouTube चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।